दिल्लीचा ऐतिहासिक आणि जुनी दिल्ली भागातील लाल किल्ला हा पूर्णपणे लाल वालूच्या खडकांनी बनलेला आहे। म्हणून आप मुझे सजा देने वाले होते कौन हो? मैं आपको कोई गुलाम नहीं जो मुझे सजा दोगे। मैं नमस्कार। माझ्या पाठीमागे जे आपण पाहतोय तर हे आहे लाल किल्ला। आपण सर्वांनीच लाल किल्ला पाहिला असेल किंवा ऐकला असेल। इतिहासामध्ये ह्या लाल किल्ल्याची खूप मोठी ऐतिहासिक कहाणी आहे। तर त्याच लाल किल्ल्यामध्ये आज मी नरेश शिवरे तुम्हा सर्वांना घेऊन जात आहे। हा लाल किल्ला जर आपण पाहिला, हा लाल किल्ला आहे। हा लाल किल्ल्याचा मुख्य दरवाजा आहे। मुख्य दरवाजा हा आहे। साधारणतः लाल किल्ला पूर्वी जी आपण म्हणायचो जुनी दिल्ली, तर हा एक जुना दिल्लीमधील हा लाल किल्ला आहे। एक मुघलकालीन ही किल्ला आहे। मुघलकालीन ही एक वास्तू आहे। पूर्ण बांधकाम जे आहे हे पूर्ण बांधकाम लाल संगमरवरी दगडावरती बांधलेला आहे। हा जो किल्ला आपण पाहतोय, लाल किल्ला जो पाहतोय, हा किल्ला यमुना नदीच्या किनारी बांधला गेला आहे। दिल्लीच्या ऐतिहासिक आणि जुनी दिल्ली भागातील लाल किल्ला हा पूर्णपणे लाल वालूच्या खडकांनी बनलेला आहे। म्हणून याला लाल किल्लाही असं म्हटलं जातं। जर साधारणतः पाहिलं तर हा लाल किल्ला 5वा मुघल बादशाह शहाजहानने बांधला होता। जर याची निर्मिती जर आपण म्हणतोय तर साधारणतः इसवी सन 1200 मे 1639 ते इसवी सन 6 एप्रिल 1648 साली याचं पूर्ण बांधकाम झालं। म्हणजे पूर्ण जर आपण याचा कारकीर्द पाहिला तर 8 वर्ष 10 महिने आणि 25 दिवस हा पूर्णपणे लाल किल्ला बांधला गेला आहे। साधारणतः जर पाहिलं तर 1.5 मैल म्हणजे साधारणतः 2.5 किलोमीटरची लांबी अशी आहे। आणि याची उंची जर आपण पाहिलं तर 110 फूट म्हणजे 35 मीटर ही पूर्ण उंची जर आपण पाहतोय, हे साधारणतः 110 फूट उंचाचा हा बांधकाम आहे। एक पूर्ण बांधकाम आणि पूर्ण लाल किल्ला जर पाहिला तर साधारणतः 82 किलोमीटरचा हा पूर्ण चौकोनामध्ये हे पूर्ण किल्ला आहे। तर आता आपण जाऊयात पुढे किल्ल्यामध्ये। लाल किल्ल्यामध्ये जाण्यासाठी हा एकमात्र दरवाजा आहे। ह्या एकच दरवाजामधनं आपण जाऊ शकतो आणि येऊ शकतो अशी ही वास्तू आहे। हा पूर्णपणे जर आपण तट पाहतो, हा साधारणतः 110 फूट उंचीचा हा पूर्णपणे तट आहे। आणि याची लांबी जी पाहतोय तर साधारणतः 2.5 किलोमीटरपर्यंत या तटाची लांबी असणार आहे। हे जे आपण पाहतोय मध्ये जे ड्रेनेज जे पाहतोय, हे ड्रेनेज नसून हे एक सेफ्टी पर्पज आहे। जसं आपण पाहिलं की मुघल बादशहाने या किल्ल्यामध्ये कोणी येऊ नये संरक्षणासाठी, आणि आपण इतिहासामध्ये सुद्धा पाहिलं आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांना जेव्हा ह्या किल्ल्यामध्ये कैद केलं होतं तेव्हा ते ह्याच दरवाजामधनं एका पेटाऱ्यामधनं बाहेर आले होते। आणि असं म्हटलं जातं की हा जो तटबंदीच्या बाजूला जो नॉर्मली तुम्हाला एक ड्रेनेज लाईन किंवा जाते, तर इकडे पूर्वी विषारी मगर असायच्या, जेणेकरून ह्या किल्ल्यामधनं कोणीही शत्रू बाहेरून आतमध्ये येऊ शकत नाहीत आणि आतून कोणीही बाहेर जाऊ शकत नाही। म्हणून ही संरक्षण भिंत किंवा संरक्षण एक मॅनेजमेंट म्हणून हे बनवलं होतं। हे पूर्णपणे जर पाहतोय आपण तर पूर्ण किल्ल्याच्या चारही बाजूला हे आहे। आणि किल्ल्यावरनं जर पाहिलं तर किल्ल्यावरनं उजव्या बाजूलाच यमुना नदी आहे। हे असा हा पूर्ण एक खूप जुनी आणि खूप लाल वास्तू आहे। सेफ्टीच्या हिशोबामध्ये सिक्युरिटी बघा तुम्ही, हा जो आपण गेट पाहतोय, पूल पाहतोय, हा फ्लॅफर टाईप आहे। जेव्हा वेळ होते तेव्हा संध्याकाळच्या वेळी हा फ्लॅफर बंद होतो। म्हणजे जेव्हा सिक्युरिटी पर्पज जर पाहिलं खूप स्ट्रॉंगली सिक्युरिटी पूर्वीपासून आहे। हा पूर्णपणे हा मेन गेट आहे। दरवाजे पाहिले तर दरवाजे पण अगदी स्ट्रॉंग दरवाजे आहेत आणि उंच आहेत असे। ह्या मुख्य दरवाजामधनं आतमध्ये आपण प्रवेश केल्यानंतर या ठिकाणी सुद्धा सिक्युरिटी आहेत। चेक केल्यानंतर मेन मुख्य दरवाजामधनं आल्यानंतर पुन्हा एकदा या ठिकाणी सुद्धा सिक्युरिटी जर पाहिलं पूर्णपणे लाल मातीचा बांधकाम केलेल्या कारणाने याला लाल किल्ला असं म्हटलं जातं। आग्रा म्हणजेच जुनी दिल्लीसुद्धा एक नाव संबोधलं जातं। साधारणतः ह्या पूर्ण किल्ल्याचं बांधकाम 8 वर्ष 10 महिने 52 दिवस चाललं आहे। कारण हा किल्ला आहेच इतका मोठा
तिसरा गेटमधनं प्रवेश केल्यानंतर हा आपण त्याचा दरवाजा पाहतोय. पहारेकरांना बसण्यासाठी हा एक स्पॉट होता. हे जे आपल्याला बॉक्स दिसतात या प्रत्येक बॉक्समध्ये पहारेकरी असायचे. पुन्हा वरती सुद्धा पहारेकरी असायचे. इतकं स्ट्रॉंगली सेक्युरिटी रिझन आहे. अप्रतिम कलाकृती आपण पाहू शकतो. दोन गेटमधनं आल्यानंतर हा तिसरा गेट आहे. तिसरा गेट म्हणू शकतो किंवा दरवाजा म्हणू शकतो. पुढे आल्यानंतर या ठिकाणी सुद्धा जर आपण पाहिलं तर अप्रतिम मुख्य दरवाजा आहे. याची वास्तू जी आहे ते अप्रतिम आहे. माझ्या समोर जे आपण पाहतोय तर आपल्याला असं वाटतं की जो सर्वात पुढचा टोक आहे तर तो अगदी जमिनीलगत आहे, पण तो जमिनीलगत नसून त्याची उंचीसुद्धा तितकीच. असा हा अप्रतिम मुख्य गेट आणि मुख्य प्रवेशद्वार आहे. बाजूला जर आपण पाहिलं तर हे पूर्ण संरक्षण भिंतीच्या सोबत कारागृह म्हणू शकतो किंवा त्यांच्या राहण्याची सोय म्हणू शकतो. अशा पद्धतीचं हे पूर्णपणे बांधकाम आहे. मुख्य दरवाजामधनं आपण प्रवेश केल्यानंतर त्याचं जे काही बांधकाम आहे, ज्या विटा आहेत ते आपण विटा पाहू शकतो. खूप छोट्या छोट्या विटा आहेत. मजबूती पहा. मातीचं बांधकाम आपण पाहू शकतो. हे पूर्ण मातीचं बांधकाम आहे, पण इतकं स्ट्रॉंगली आहे. 1648 साली हे बांधकाम केलेलं अजूनही तसंच्या तसंच आपल्याला पाहायला मिळतं. इतकं स्ट्रॉंगली हे काम आहे. मुख्य प्रवेश करण्यासाठी 3 दरवाजे आहेत आणि तिन्ही दरवाजामध्ये स्ट्रॉंगली सेक्युरिटीसुद्धा आहे. जर इतकी स्ट्रॉंगली सेक्युरिटी आहे तर विचार करा पूर्वी कशी असेल. ही खालचे फ्लोरिंग आपण म्हणू शकतो की ही पूर्ण लाल दगडानेच आहे. लाल किल्ला या वास्तूला 2007मध्ये युनेस्कोने जागतिक स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे.
हे पूर्ण संरक्षण भिंत आपण जसं मी तुम्हाला सांगितलंच सिक्युरिटी रिझनच्या हिशोबामध्ये हे पूर्णपणे सिक्युरिटीच्या हिशोबामध्ये हे बनवलं होतं. ये जो महल देख रहे हैं ना, इस महल को बोलते हैं खास महल. तो खास मीन्स होता है स्पेशल, और महल का मतलब पैलेस. ये अपने आगरा किले का सबसे ज्यादा सुंदर पैलेस था ये. क्यों? ये जितने मारूफ ना कोई काले काले फूलों के डिजाइन दिख रहे हैं ना, ये सब सोना है इसके ऊपर. ये सारा सोना जो है सारा अंग्रेजों ने क्या किया, सारा जला के निकाला, इसके मारूफ पड़ गए काले. ये खास महल था. ये शाहजहां और मुमताज का बेडरूम है. ताजमहल तो मुमताज के मरने के बाद बनाए, उनके रहने का घर ये था. और ये आगरे किले का सबसे ज्यादा सुंदर महल था ये, क्योंकि इसके ऊपर पूरा सोना लगा हुआ था. को बोलते मुसम्मन बुर्ज. क्या बुर्ज बोलते का हैं? मतलब मुसम्मन बुर्ज. मुसम्मन बुर्ज. बुर्ज का मतलब होता है टावर. शाहजहां को 1658 में कैद किया था उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने. और बाद 1666 में जब शाहजहां की डेथ हुई थी, वो यही हुई थी. तो शाहजहां को यहाँ पर कैद क्यों किया गया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था. किसके लिए बनवाया था? ताज के लिए. तो वो टाइम पे ताजमहल को बनाने में लागत कितनी आई थी? 4 करोड़ रुपया उस टाइम पे. तो आप लोगों ने सुना है कि शाहजहां और एक ताजमहल बनवाना चाहते थे, ब्लैक ताजमहल. तो वो ब्लैक ताजमहल किसके लिए बनवाना चाहते थे? खुद के लिए. तो वो टाइम पे और एक ब्लैक ताजमहल बनाने में लागत कितनी आ रही थी? इस ताजमहल से 4 गुना ज़्यादा, यानी कि 16 करोड़. और हो सकता था कि शाहजहां और एक ब्लैक ताजमहल बनवाते तो उनका सारा खजाना खत्म हो जाता. तो उनके जो बेटे थे औरंगजेब, वो नहीं चाहते थे कि उनके फादर और एक ब्लैक ताजमहल बनवाए और अपनी सारी संपत्ति शाहजहां के अंदर ना खत्म कर दे. तो वो और एक ब्लैक ताजमहल ना बनवा सके, इसलिए 8 साल अपने फादर को यही कैद करके रखा. जब शाहजहां यहाँ पर 8 साल कहते ना, वो आप लोग देखो विंडो में से ताजमहल दिख रहा होगा. देखो वो विंडो में से रोज शाहजहां ताजमहल का दीदार किया करते थे. जब शाहजहां काफी बूढ़े हो चुके थे, उनको दूर का कम दिखने लगा था, उनकी जो बड़ी बेटी थी ना जहानारा, उन्होंने बालकनी के अंदर एक ऐसा शीशा लगाया था, ग्लास. उस शीशे के थ्रू शाहजहां को एकदम करीब से ताजमहल दिखता था. और जितना ही मारूफ और आपको कलर पेंटिंग से दिख रहा है ना, ये कोई कलर पेंटिंग नहीं है, ये सारे रियल जेम स्टोन है. आपने जब चांदनी रात आती है ना, चांदनी रात की जब रोशनी पड़ती है इनके ऊपर, ये सारे चमकते हैं, शाइन करते हैं. आज भी चमकते हैं. आज भी पूर्णिमा वाले दिन. अब हम लोग जाएंगे ऊपर दीवाने खास में, उसके बाद दीवाने आम में. चलो. ये जो जगह देख रहे हैं ना आप लोग, इस जगह को बोलते हैं दीवाने खास. दीवाने खास का मतलब उस टाइम पे जो राजनीति सभा लगती थी, राजा और मंत्री लोग जो मीटिंग होती थी, वो सारी यही होती थी. मीटिंग के दौरान वो देखो वहाँ पर एक वाइट सीट रखी हुई है. उस टाइम पे जो मंत्री होते थे ना, उनका नाम था वजीर आजम, वो वहाँ बैठते थे. और वो जो ब्लैक वाली सीट देख रहे हैं देखो, वो तख्ते जहांगीर है. जहांगीर उसी में बैठ के अपना न्याय का फैसला लिया करते थे. ये वही ब्लैक पत्थर है जिससे ब्लैक ताजमहल बनने वाला था. इस पत्थर को बोलते हैं कसौटी पत्थर. ये कसौटी पत्थर पता है आज भी कौन लोग यूज करते हैं? अपना सुनार लोग होते हैं ना, जो सोने को घिस के चेक करते हैं सोना प्योर है कि नहीं, वो इसी पत्थर से किया जाता है. इतना टुकड़ा मिलेगा सुनार लोगों के पास. मगर ये पत्थर वो टाइम पे इंडिया में मौजूद नहीं था.
ये पत्थर कहाँ से मंगाया जाता? बेल्जियम कंट्री से। इसलिए वो टाइम पे और एक ब्लैक ताजमहल बनाने में इतनी ज़्यादा लागत आ रही थी कि ताजमहल से 4 गुना था। और ये शाहजहाँ के दौर में बना है। ये भी दीवाने खास है। हुआ करता था मयूर सिंहासन, जिसपे शाहजहाँ बैठते थे। ताजमहल कितने में बना था? 4 करोड़ रुपए। वो सिंहासन ही इससे 8 करोड़ रुपए का सिंहासन था वो टाइम पे वो। और उसी के ऊपर एक कोहिनूर डायमंड था, जो आज कहाँ पर है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड के म्यूजियम में। वो शाहजहाँ के सिंहासन का कोहिनूर डायमंड था। लगा करती थी मीना बाजार। तो मीना बाजार मार्केट किसके लगा करती थी? आगे जितनी भी रानियां होती थी ना, उनको बाहर जाना अलाउ नहीं था। उनके लिए शॉपिंग सेंटर पूरा यही लगता था। बाहर से आकर के जो शॉप लगाया करती थी वो भी लेडीज हुआ करती थी, और जो परचेज किया करती थी वो सारी रानियां किया करती थी। और ये जो छोटे छोटे रूम देख रहे हैं ना वहाँ पर, उस टाइम पे जो हुआ करती थी हरम, हरम की लेडीज कौन हुआ करती थी? राजा लोग जो कहीं से भी युद्ध जीत करके आते थे ना, बाकी जितनी भी रानियों को उठा के लेके आते थे, उनको लाके यहाँ पर कैद कर दिया जाता था। ये जो जगह देख रहे हैं ना आप लोग, इस जगह को बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब यहाँ पर लगा करता था आम जनता दरबार। आम जनता अपनी फरियाद लेकर के आती थी यहाँ पर। किसके पास? अकबर के पास। अकबर के दौर में आम जनता दरबार लगता था। जैसा कि आज के टाइम पर आम जनता की सुनवाई होती है कोर्ट में, उस टाइम पे आम जनता के लिए कोर्ट यही था। आम जनता का न्याय और अन्याय का फैसला यही हुआ करता था। अकबर ऊपर बैठे थे, और अकबर ही ऐसे इंसान थे मुगलों में जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। क्योंकि अकबर ही ऐसे इंसान थे जिनको 11 साल की में बिठा दिया गया था, जिनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर जब औरंगजेब का शासन आया, तो औरंगजेब का जब 50वां जन्मदिन था, तो उन्होंने यहाँ पर निमंत्रण भेजा था अपने महाराज को आने के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को निमंत्रण कौन देके गया था? राजा जयसिंह लेकर के गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, मगर आने में हुए थे थोड़ा सा लेट। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जाना कहाँ पर था? दीवाने खास में, कि जितने भी राजा और मंत्रियों की जो मीटिंग होती थी दीवाने खास में होती। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा के राजा थे। औरंगजेब ने क्या किया? उनके छल कपट किया। औरंगजेब के 4 सूबेदार हुआ करते थे ना, उनके साथ उनको लाइन में खड़ा कर दिया, वो भी पीछे। उनके साथ उनके बेटे भी थे, संभाजी महाराज, जो 9 साल के थे उस टाइम पे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं औरंगजेब से कि जैसे कि आप यहाँ के राजा हो, मैं भी मराठा का राजा हूँ, मैं आम सूबेदारों के साथ में लाइन में क्यों खड़ा रहूँगा? तो औरंगजेब बोलते हैं कि आपके लेट आने की सजा है। छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं आप मुझे सजा देने वाले होते कौन हो? मैं आपको कोई गुलाम नहीं जो मुझे सजा दोगे। मैं मानता हूँ मैं लेट आया हूँ, मुझे सजा देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो औरंगजेब बोलते हैं आप पहली बात तो मेरे सामने सर झुका के खड़े रहो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं मैं आपका कोई गुलाम या कोई सूबेदार नहीं हूँ जो आपके सामने सर झुका के खड़ा रहूँगा। चलो मैं मानता हूँ मैं लेट आया हूँ, आपको मुझे सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। औरंगजेब बोलते हैं यहाँ का राजा मैं हूँ, यहाँ पर मेरी है, यहाँ पर मैं जैसा बोलूँगा वैसे ही आपके साथ वार्ता किया जाएगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से अगर क्रोधित होते, संभाजी महाराज की आंखों में बहुत गुस्सा होता है। तो उनको 4000 सूबेदार होते हैं ना, वो लोग भी सोचते हैं कि 4000 लोगों के सामने भी ये 2 लोग भूखे भी नहीं, आपको में बिल्कुल डर नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं यहाँ पर मैं भी देखता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन सजा देता है। ऐसे बोल करके वो संभाजी महाराज को पीछे लेकर के घूम जाते हैं। तो औरंगजेब को क्या लगता है कि मेरा अपमान करके यहाँ से महाराज बाहर जा रहे हैं। तो ये जो दीवार देख रहे हैं वो व्हाइट सी मस्जिद है, उसके पीछे एक जेल बनी है, वहाँ पर महाराज को ले आकर के कैद कर दिया गया। फिर महाराज ने वह कैदी के दौरान उपाय लगा यहाँ से निकला कैसे जाए। तो महाराज ने औरंगजेब को निमंत्रण भेजा कि मेरा कार्यकाल अब यही कटने वाला है, मैं अपना जितना भी धन है वो गरीबों को बांटना चाहता हूँ। उनका प्रस्ताव एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, रोज़ फ्रूट के पिटारे, स्वीट के पिटारे भरे आते थे। गरीबों बंटने के बाद यहाँ से बाहर चले जाते थे। काफ़ी दिन ऐसा चलने के बाद औरंगजेब के सैनिकों ने क्या किया, पिटारे चेक करना छोड़ डाले। एक दिन उसी पिटारे में बैठ करके, फ्रूट के पिटारे में बैठ करके यहाँ से महाराज बाहर निकल गए और अपना यहाँ पर एक हमशक्ल डुप्लीकेट बना करके इधर छोड़ गए उनको कन्फ्यूज करने के लिए। तो अभी जो आप लोगों ने बाहर स्टैचू देखा है ना महाराज का, वो कोई यहाँ के लोगों ने नहीं बनाया,
आपके महाराष्ट्र के लोगों ने ही बनाया 2006 में, क्योंकि जहाँ पर महाराज को रखा गया था वो जगह हम जान सकते हैं वो सब आर्मी के अंडर में, इसलिए महाराज का स्टेचू 2006 में बना। जिस दिन महाराज का जन्मोत्सव होता है ना 19 फरवरी को, वो दिन आप आगरा आके देखो, कभी कोई आया है? नहीं। आप वो दिन कभी आगरा आएंगे ना, आप बोलेंगे हमने महाराष्ट्र में ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। 14,300 लोग आए थे इस बार, 14,300। ये जो किला है ना पूरे 365 दिन खुलता है, कहीं बंद नहीं रहता है। वो एक दिन ऐसा है कि किसी टूरिस्टों को अलाउड नहीं है, आपके महाराष्ट्र के लोग ही आते हैं, वो लोग बहुत हैवी प्रोग्राम होता है इधर, और वो लोग अपना पास बना के परमिशन लेके आते हैं, कोई टूरिस्टों के लिए नहीं खुला होता है। आपके महाराष्ट्र के लोग जाए तो बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है इधर। वो दिन कभी आप आगरा आके देखो 19 फरवरी को, आप बोलेंगे हमने अभी कभी महाराष्ट्र में ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। ठीक है, जय महाराज। वो यहाँ बैठते थे उनके नीचे, अकबर ऊपर बैठते थे, वो बंद है। कोणाला काही इन्क्वायरी करायची असेल तर इकडे तुम्ही इन्क्वायरी करू शकता। बेबी केअर रूमसुद्धा या ठिकाणी आता त्यांनी अवेलेबल केले आहेत। कोणा लहान मुलांना काही प्रॉब्लेम असेल तर ते इकडे घेऊन येऊ शकतात। तर मित्रांनो, हा पाहिला आपण आग्रामधील सुप्रसिद्ध लाल किल्ला म्हणजेच रेड फोर्ट। या ठिकाणी औरंग बादशाह आपला राज्यकारभार करत असत आणि याच ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांना ज्या ठिकाणी कैद केलं होतं तर तो हाच किल्ला आहे। परंतु आपल्याला अननेसेसरी ती जागा बघता आली नाही, कारण सेफ्टी रिझन या सर्व गोष्टी तिकडे बंद केल्या आहेत, म्हणून आपल्याला हे ते बघता आलं नाही ज्या कोणत्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांना कैद केलं होतं। परंतु जे जे काही त्यांनी दाखवण्यासाठी ओपन केलेलं आहे ते सर्व आपण पाहिलं आहे। माझ्या पाठीमागे बघता तुम्ही हा आहे अमरजीत सिंग दरवाजा। टोटल जाण्यासाठी प्रवेशद्वार जे आहे तर ते 3 प्रवेशद्वार आहे। सिक्युरिटी रिझन पाहता तर अप्रतिम सिक्युरिटी रिझन आहे। तरी व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक कमेंट शेअर करा। परंतु तुम्ही सर्वांनी एकदा आग्राचा किल्ला लाल फोर्टवरती नक्की या, कारण खूप अप्रतिम आहे, अप्रतिम कलाकृती आहे, अप्रतिम मॅनेजमेंट आहे। आतमधील जी काही कलाकृती आपण म्हणतो, डिझाईन्स म्हणतो, तो अप्रतिम आहे। तर नक्की सर्वांनी एकदा तरी व्हिजिटला या। सहसा करून जर आलात महाराष्ट्रातील लोक, जर तुम्हाला जर यायचं झालं तर 19 फेब्रुवारीला जर आलात तर याचा तुम्हाला एक जो अनुभव आहे हा अनुभव औरच तुम्हाला मिळेल। तर नक्की तुम्ही या सर्वांनी आग्र्याच्या लाल किल्ल्यावरती येऊन आपलं लाईफमधील हा अस्मरणीय क्षण आहे तर त्याचा आनंद घ्या। धन्यवाद।